सांसें फूल रही हैं मगर जोश अभी भी बना हुआ है। और अभी हम लोग हैं लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर सरचू में। कैंप है हम लोग का यहीं पर। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं रात के करीब में आया था, रात 8:15 के करीब में। तो पानी जम चुका है क्योंकि -10 था टेम्परेचर रात में, तो वॉशरूम वगैरह में पानी जम चुका है, कुछ है नहीं। हम लोग एज इट इज़ जो पहने हुए हैं उसी को पहन के निकलेंगे, चेंज करने का भी कुछ हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। तो हमारा अगला पड़ाव होने वाला है लेह, और लेह पहुँचने में लगभग 10 घंटे लगेंगे ऑन एन एवरेज, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें 12 घंटे लगने वाले हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में खाने के रुकूंगा और थोड़ा आराम से चलने का सोच रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन लेह में स्टे रहेगा हमारा। तो लेह की मैं दिखाऊंगा आपको कैसा वहाँ का मार्केट है, वहाँ का बाज़ार है, वो तो दिखाऊंगा ही, और भी कुछ मोनेस्ट्रीज़ हैं वो भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं अब हम लोग लेह की तरफ, और आप देखिए वो रास्ता कैसा है लेह पहुँचने वाला। चलिए। सरचू की हाइट सी लेवल से 14,000 फीट के करीब है। ऐसे में सीधे मनाली से आकर रुकने पर तबीयत खराब होने की आशंका यहाँ बनी रहती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो यहाँ रात गुजार सकते हैं। हालांकि ज़्यादा सही ये रहेगा कि आप लेह जाने के दौरान जिस्पा में रहें, क्योंकि आपको जिस्पा में अच्छे होटल्स मिलेंगे, जबकि सरचू में आपको रात टेंटों में गुजारनी पड़ेगी। और दूसरी जरूरी बात ये कि रात में यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक गिर जाता है। वैसे अगर आपने मेरा मनाली से सरचू वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज उसे देखिए, जहां आपको बारालाचा पास की अब तक नहीं देखी हुई तस्वीरें दिखेंगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सरजू कैंप से निकले हुए अभी लगभग 3 किलोमीटर ही हुआ है। कल रात भर कहीं नेटवर्क नहीं था, ना एयरटेल में, ना ही जियो में, ना ही वोडाफोन में। 3 सिम थे, तीनों में किसी में नेटवर्क नहीं। तो हम लोगों को बताया गया कि वहाँ पर कैंप से 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो आपको सिर्फ जियो में नेटवर्क आता है। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पर, सभी लोग अपने फैमिली को फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग ठीक हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप भी याद रखिएगा, अगर आपको कभी आना है तो पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि देखिए नेटवर्क यहाँ पे हो सकता है नहीं मिले। और साथ में अगर हो सके तो आप लोग 3 किलोमीटर आगे बढ़ के पहले इन्फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद तब फिर आप लोग अपने कैंप में जाइए। तो चलिए आगे देखते हैं लेह वाला रास्ता। और मेरा डॉग जो है वो काफ़ी बाग कर रहा है, उसको लग रहा है कि हम लोग छोड़ के चले ना जाए। तो चलिए चलते हैं। सरचू से निकलने के वक्त मेरे और मेरे साथियों की तबीयत सही थी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता गया और सूरज चढ़ता गया, हम लोगों के सिर में दर्द और शरीर में थकान बढ़ने लगी। सरचू के बाद गाटालूप आता है। हालांकि जहां हमने रात गुजारी थी वहां से गाटालूप की दूरी महज 30 किलोमीटर के करीब थी, मगर सिर में हो रहा तेज दर्द हमें एक एक कदम लेने पर रोक रहा था। अच्छी बात यह थी कि हम दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर यानी कि मैं और मेरे दोस्त प्रतीक की तबीयत मेरी पत्नी और मेरे दूसरे दोस्त आशुतोष की तुलना में ठीक थी। यही कारण रहा कि हम गाटालूप इन परेशानियों के बाद भी पार कर पाए। अगर गाटालूप की बात की जाए तो ये मनाली लेह हाईवे पर मौजूद है। 21 घुमावदार चक्रों वाले हेयरपिन बेंड गाटालूप्स कहते हैं। इसे भारत का सबसे खतरनाक रास्ता भी माना जाता है। सर्दियों में यह रास्ता भारी बर्फबारी के कारण बंद भी रहता है। दरअसल 180 डिग्री के घुमावदार रास्तों को ही हेयरपिन बेंड कहा जाता है। 21 चक्कर वाला गाटालूप विश्व में सबसे खतरनाक हेयरपिन बेंड्स में आता है। इसका घुमावदार रास्ता ही इसकी पहचान नहीं है। कुछ लोग इन रास्तों को भूतों से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। खैर, गाटालूप में मेरे दोस्त आशुतोष की तबीयत काफी बिगड़ गई। आप उसकी आवाज और उसकी बातों से पता लगा सकते हैं। हमारे पांडे ब्रो चला रहे हैं। पांडे ब्रो हाय कर दो। हेलो। हालत खराब हो रखी है ब्रो की। बट पूरा हिम्मत
करके चल रहे हैं। मुझे थोड़ा मेरे शक्ल से आपको दिख रहा होगा एल्टीट्यूड सिकनेस हो रखी है, थोड़ा बीमार सा लग रहा हूँ। मुझे थोड़ा इतने हाइट पे आने की आदत नहीं होती है, बट ओवरऑल द जर्नी सीम्स गुड। अल्टीमेटली ये देखिए पहाड़ों के टीले कैसे उठते हैं, रेगिस्तान टीले। हाँ, ये गाड़ियाँ देखिए कैसे जा रही है। See my watch where it mentioned 4,677 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो ये एलिवेशन है। इससे पहले 5,000 का भी एलिवेशन हमने क्रॉस किया था। तो हम लोग नकीला पास और गाटा लूप से नीचे उतर आए हैं। लगभग 21 लूप है उसमें। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस लूप से नीचे उतरते हैं और नकीला पास से उतरते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पे दुकान वगैरह है जहाँ पे आप कुछ खाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। और साथ में इसके बाद फिर जो आपको है पांग में आपको फिर कुछ मिलेगा। तो पांग यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की रास्ता है। तो चलिए देखते हैं। और वैसे आपने गाटा लूप तो देख ही लिया किस तरीके का रास्ता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप आ रहे हैं इस रास्ते में समय लेके आएँ, क्योंकि कभी कभी जाम भी लग जाता है। आपने देखा ही रास्ते में कुछ एक जगह जाम लगा हुआ था। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। गाटा लूप से उतरने के दौरान आपको काफी जगहों पर जाम मिल सकता है। ऐसे में सही रहेगा कि आप जल्द से जल्द इन रास्तों से निकलते चले जाएं, जिससे आपका समय इन जगहों पर कम बर्बाद हो। गाटा लूप्स के तुरंत बाद आप नकीला पास से गुजरेंगे, जो समुद्र के लेवल या सी लेवल से 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। गाटा लूप और नकीला पास से उतरने के बाद पांग नाम की जगह आती है, जो 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गाटा लूप से हमें उतरने में काफी समय लग गया, जिससे पहले से खराब 2 लोगों की तबीयत और अधिक बिगड़ गई। हालांकि मेरी तबीयत और मेरे दोस्त प्रतीक की तबीयत भी इस वक्त तक खराब हो चुकी थी। यही कारण रहा कि हमने पांग पहुंचकर रुकने का फैसला किया। अगर सड़क की बात की जाए तो पांग से पहले का रास्ता थोड़ा खराब है। लगभग 1,800 रुपए के करीब का एक कमरा था यहाँ। हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि इस ऊंचाई पर और इससे बढ़िया की उम्मीद करना गलत होगा। रात में यहाँ पर खाने का भी इंतजाम था, हालांकि ऊंचाई पर होने के कारण खाना थोड़ा महंगा था। हमें थकान इतनी अधिक थी कि रात में नींद काफी अच्छी आई, जिससे सुबह उठने के बाद थोड़ी बहुत तबीयत में सुधार दिखी। सुबह सबसे पहले उठने के साथ हमने अपनी गाड़ियों को तैयार किया, जिससे आगे चलकर परेशानी ना हो। अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा हो, यानी इस व्लॉग का पार्ट 1, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने तांडी में तेल भरवाया था और कुछ तेल इन कंटेनर्स में रखा था। यहाँ मैं आपको बता दूं, तांडी के बाद अभी तक हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला है। हालांकि कुछ लोग ब्लैक में तेल बेचते हुए दिखे, मगर इन जगहों पर तेल की क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसे कि आप पेट्रोल पंप पर भरवाते हैं। तो ले निकलने से पहले चाय की चुस्की ली जा रही है। और चूँकि मैं काफ़ी थकान सा हो रखा था, तो मुझसे क्यों ना चाय से शुरुआत की जाए ले यात्रा की। और अब आप देखो, अगर पीछे आपको मैं बोलूँ कैमरा पैन करने के लिए, तो हमारी गाड़ियाँ जो है कुछ ऐसी गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही थी। तो इस स्टार्टिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने वेट कर रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाए और वापस से गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो गाटा लूप से जब हम निकले, उसके 1 घंटे के बाद में ये पांग आया। लगभग वहाँ से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और दिक्कत ये हुई कि जब पांग पे हम लोग पहुँचे तो हमारे कुछ दोस्तों की तबीयत ख़राब हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सर भारी होने लग गया। तो हम लोगों ने सोचा कि आज जो है पांग में
रेस्ट करते हैं। हालांकि ये 15,280 फीट के हाइट पर था, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो है आपको कई किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यही सोचते हुए हम लोग पांग में रुक गए, क्योंकि हम लोग कल ही ले पहुंच जाते। तो अब ये हुआ एक दिन हमारा और एक्सटेंड हो गया ले पहुंचने में। तो आज अब दूसरे दिन हम लोग, तीसरे दिन इनफैक्ट कहिए कि हम लोग ले के लिए निकल रहे हैं। तो अब सुबह ले के लिए निकल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ शाम तक ले, यहाँ से 170 किलोमीटर करीब है, तो शाम या उससे पहले तक हम लोग ले पहुँच जाएंगे। एक और बता दूँ, चूँकि पेट्रोल खत्म हो गया था, डीजल खत्म हो गया था, तो आपने देखा ही कि मैं कैसे पेट्रोल हम लोगों ने भरा। और अब सब होप करते हैं कि अब कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अभी भी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है ये एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण से हो रहा है थोड़ा सा। और हम लोगों ने इसी कारण से ऑक्सीजन, हम लोग सिलेंडर लेके चले थे, तो ऑक्सीजन भी लिया, फिर ऑक्सीजन लेवल चेक किया हम लोगों ने। तो मेरा जहाँ ऑक्सीजन लेवल 84 तक गया, मेरी वाइफ का 86 गया, कुछ मेरे फ्रेंड्स का 87 गया। तो ऐसे करते करते, लेकिन हाँ, तो फिर पता चला कि एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के कारण से आपका ऑक्सीजन लेवल इसमें पे रहता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि कुछ एक ऑक्सीजन टैबलेट्स आते हैं, या फिर ऑक्सीजन ये वाले जो आप सिलेंडर्स होते हैं वो आप लेके चलें, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत आराम मिलता है। तो चलिए ले चलते हैं अब। थकान और खराब तबीयत को पीछे छोड़ते हुए हम लेह की ओर निकल पड़े, जहां हमारा स्वागत इन खूबसूरत रास्तों से हुआ। मानना पड़ेगा, पांग के बाद सड़कें काफी अच्छी थी, यहाँ पर गाड़ी चलाने का अपना ही मजा है। मुझे यकीन है वो लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे जो कभी ना कभी इस रास्ते से गुजरे हों। कई किलोमीटर तक ऐसा ही सीधा रास्ता चलता जा रहा था, मतलब अगर मैं कहूँ तो लगभग 20-30 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते थे। इस दौरान हमने रुक रुक कर कुछ लोकल लोगों से मुलाकात भी की और जाना कि आखिर वो इस बंजर इलाके में बिना किसी की मदद के कैसे रहते हैं। यहाँ के लोगों से हमें पता चला कि इनका मुख्य काम जानवरों को पालना है, ये जानवर ही इनका भोजन है और इन्हीं भेड़ों से निकला हुआ ऊन इनकी कमाई का जरिया। यहाँ से लेह की दूरी अब लगभग 100 किलोमीटर करीब बची हुई है। ऐसे में रोड अच्छा होने के कारण हम जगह जगह रुकते जा रहे थे। अगर आप लेह जा रहे हैं तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने साथ पंचर बनाने वाली किट लेकर चलें, क्योंकि मनाली लेह हाईवे पर आपको इक्के दुक्के जगहों पर ही पंचर बनाने वाले मिलेंगे। अगर आपने मेरा मनाली से काजा वाला ब्लॉग देखा है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ के पहाड़ भी वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे मनाली से काजा के रास्ते में दिखाई देते हैं। इन रास्तों की बात की जाए तो आपको हर दूसरी जगह पर रुककर तस्वीरों को खिंचवाने का मन करेगा। जैसे जैसे आप लेह के करीब आते जाते हैं आपको हरियाली का अनुभव होगा और इसी तरीके के पेड़ आपका स्वागत करते दिखेंगे। हमारा अगला स्टॉप उपशी था, मगर इलाके की खूबसूरती ने हमें इसी जगह पर रुकने को मजबूर कर दिया। तो हम लोग उपशी से लगभग 20-22 किलोमीटर पीछे हैं, और अगर लेह से कहा जाए तो 70 किलोमीटर करीब पीछे हैं। तो रुक गया यहीं पर देखने को। अगर आप स्पीति कभी गए हो तो आपको, या स्पीति का आपने देखा हो तो कुछ ऐसे ही आपको नज़ारे दिखते हैं, जहाँ अलग अलग रंगों में पहाड़ आपको नज़र आएंगे। तो वही खूबसूरती का मज़ा लेने के लिए हम लोग रुक गए यहाँ पे। काफ़ी अलग अलग रंग के पहाड़ हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पे, वैसे अगर बताऊँ आपको तो ये सी लेवल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, 13,100 कुछ फीट की ऊंचाई पर है। सांस की प्रॉब्लम तो उतनी नहीं है, लेकिन सर में दर्द अभी भी है। तो हम लोगों का प्लान ये है कि ले पहुंच के डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, ताकि कुछ दवाई ववाई ले सकें और फिर सर दर्द कम हो। और हमारे 2 फ्रेंड वहाँ नदी के पास बैठे हैं जाके। ये है वो रास्ता, काफ़ी बढ़िया रास्ता है, कहीं पे भी ख़राब नहीं था रास्ता पांग से निकलने के बाद। और इस तरह से हमने गाड़ी खड़ी करी हुई है पहाड़ के नीचे।
और यहीं से अभी हम भी नीचे उतर के थोड़ी देर रिलैक्स करने वाले हैं। हमारा कोई भी प्लान नहीं था यहाँ पे रुकने का, मगर इस इलाके की खूबसूरती ने हमें मजबूर कर दिया। और जब हम लोगों ने यहाँ पे रुककर इस नदी का पानी पिया तो यकीन मानिए काफी फ्रेश फील किया हम लोगों ने। इसी तरह से मौज मस्ती करते हुए आखिर हम ले पहुंच गए, जिसे पूरा करने में हमें 3 दिनों का समय लगा। पहला दिन मनाली से सरचू वाला रहा, दूसरा दिन सरचू से पांग और तीसरा दिन पांग से ले। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? प्लीज कमेंट कर इस बात की जानकारी हमें दें ताकि आगे और अच्छा काम करने की कोशिश कर सकूं। अगर आपने अभी तक मेरा मनाली से सरचू वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। वहां आपको बारालाचा पास की ऐसी तस्वीरें दिखेंगी या यूं कहें ऐसी अनदेखी तस्वीरें दिखेंगी जो शायद आपने पहले ना देखी हो। तो खैर, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये व्लॉग तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।